नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वाणी के जाने के बाद यानहेवन में सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण रहा। 3 महीने पल भर में बीत गए और गर्मी की जगह पतझड़ आ गया। पतझड़ की ठंडी हवा सूखे पेड़ों से होकर बह रही थी, जिससे पत्तियां हवा में लहरा रही थीं और प्रवासी पक्षी दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। पूरे देश में किसान औषधीय जड़ी बूटियों की फसल काटकर उसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों को बेच रहे थे। तिलिस्मियायाम में आम लोगों ने चावल या गेहूं उगाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने ऊर्जा अभिसरण गोलियां बनाने के लिए आवश्यक स्प्रिट पौधे उगाए। हर साल जब शरद ऋतु आती थी, फसल का मौसम, ऊर्जा अभिसरण गोलियों के नए बैच बनाए जाते थे। बेशक आम लोग औषधीय गोलियां वो नहीं बना सकते थे, केवल सामग्री उगा सकते थे। यहाँ तक कि कुछ कुलीन वंश भी थे जो गोलियां बनाने में असमर्थ थे। केवल देश के सबसे बड़े संगठन, जिनमें संस्थान और मोनार्क पूर्वज राजवंश भी शामिल हैं, ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। हालांकि कबीले अभी भी व्यापार में भाग लेते थे, जो बहुत लाभदायक था। छोटू 3 महीने से अपनी साधना पर काम कर रहा था। उस समय के दौरान वह नरक कुचलने वाले गॉड मेहमद की शक्ति से पूरी तरह परिचित हो गया था और उसने अपने शरीर को भी पूरी तरह से नया रूप दे दिया था। वह अब किसी भी ऊर्जा गुरु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और उसकी त्वचा के नीचे की झिल्ली इतनी सख्त हो गई थी कि वह सभी तरह के हथियारों के लिए अभेद्य थी। वास्तव में बहुत कम ऊर्जा कला हमले उसे भेदने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी ईश्वरीय तकनीक के साथ आने वाली विभिन्न क्षमताओं के प्रशिक्षण के लिए भी काफी समय लिया था, जिनमें इन्फर्नल देवता भाला, इन्फर्नल देवता एजिस और फील्ड डेविल विंग्स शामिल थे। इन तीनों में से इन्फर्नल देवता भाला आक्रमण शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली था। फील्ड डेविल विंग्स ने गति प्रदान की और इन्फर्नल देवता एजिस ने उसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान की। इन तीनों क्षमताओं के संयोजन से युद्ध में उसकी शक्ति अतुलनीय थी। अगली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी अपने हेलफायर क्रूसिबल को सफलतापूर्वक पूरा करना। यह तकनीक वास्तव में उनकी सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक थी और इससे उन्हें किसी भी चीज को पिघलाने, परिष्कृत करने या भस्म करने की अनुमति मिलती थी। वह अन्य प्राणियों से जीवन शक्ति का सार ले सकता था। साथ ही सूर्य और चंद्रमा, स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा, सितारों की शक्ति और इसे अपने स्वयं के जीवन शक्ति में जोड़ने के लिए हेलफायर क्रूसिबल का उपयोग कर सकता था। यदि वह उस कठिन परिस्थिति का निर्माण कर सकता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे बिजली के विशालकाय का लाभ खोना पड़ा। श्वास लें, श्वास छोड़ें। छोटू वर्तमान में हवा में क्रॉस लेग्ड मंडरा रहा था। उसे किसी भी चीज का सहारा नहीं था। वह सच्ची ऊर्जा पर तैर रहा था और 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिना सांस फूले या चेहरे पर लालिमा आए ऐसा कर सकता था। यह उसकी अविश्वसनीय रूप से उन्नत ऊर्जा कला थी। यदि नौवें चरण का ऊर्जा मास्टर यह देख ले कि वह क्या कर रहा है तो वह व्यक्ति संभवतः सदमे से बेहोश हो जाएगा। उसी समय छोटू अपनी सच्ची ऊर्जा को अपने ध्यान कक्ष के फर्श में भेज सकता था और फिर उसे फैलाकर अपने चारों ओर की हर चीज को नंगी आंखों से देख सकता था। सांप, कीड़े, कृंतक और अन्य छोटे जीव सभी शीत निद्रा में जा रहे थे और एक अद्भुत भूमिगत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। छोटू यान हेवन के नीचे स्थित उलझे हुए जलमार्गों के साथ साथ सभी प्रकार की गुप्त सुरंगों और मार्गों को भी देख सकता था। यद्यपि हिमेश भी इसी तरह अपनी वास्तविक ऊर्जा को जमीन में भेज सकता था, लेकिन यह केवल कुछ दर्जन मीटर नीचे तक ही पहुंच सकता था और शायद प्रत्येक दिशा में कुछ हजार मीटर तक। लेकिन छोटू अलग था। उसकी असली ऊर्जा सौर्य कबीला की पूरी हवेली को और उससे भी आगे तक कवर कर सकती थी। हवेली के 4 या 5 ब्लॉक के भीतर की हर चीज उसकी दृष्टि के क्षेत्र में कवर हो सकती थी। कोई भी शक्तिशाली विशेषज्ञ जो नजदीक भी आता उसे वह पहचान लेता, जिसका मतलब था कि जब तक कोई आसमान से नीचे नहीं आता वे अचानक हमला नहीं कर पाते। यह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध कॉस्मिक सर्विलांस था। ऊर्जा कला के अधिकांश शीर्ष गुरुओं में यह क्षमता थी, लेकिन उनमें से कोई भी छोटू के संस्करण के करीब नहीं पहुंच सका। जाओ, छोटू ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा। जवाब में सच्ची ऊर्जा का एक पतला धागा उड़कर तालाब के पानी में जा गिरा और एक बड़ी 10 पाउंड की मछली के चारों ओर लिपट गया। मछली, जो अत्यंत शक्तिशाली और हरी थी, जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तो उसने बहुत संघर्ष किया। हालांकि वह खुद को सच्ची ऊर्जा की बेड़ियों से मुक्त करने में असमर्थ थी। ये 4 सीजन्स स्वॉर्डप्ले से स्प्रिंग सिल्कवर्म की सिल्क रेन थी। जब छोटू के साधना आधार द्वारा समर्थित इसे सबसे तेज जादुई हथियारों से नहीं तोड़ा जा सकता था, कुछ बड़ी हरी मछलियों से तो बिल्कुल भी नहीं।
मछली को पकड़कर अभ्यास करने के बाद छोटू ने इसे तालाब के पानी में वापस गिरा दिया। पानी की एक छींटे पड़ी और फिर मछली ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और गायब हो गई। इसके बाद छोटू ने कुछ अलग करने की कोशिश की। अपनी उंगली के एक झटके से उसने सच्ची ऊर्जा का एक धागा बादलों में भेजा, जहां वह एक जंगली हंस के चारों ओर लिपटा और उसे आसमान से खींचकर बाहर ले आया। उसने जानवर को पकड़ लिया। वह इतना भयभीत हो गया कि उसने अपना सिर उसके पंख के नीचे दबा लिया। वाह वाह, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दोस्तों के पास वापस जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने हंस में कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी ताकि उसका रक्त प्रवाह उत्तेजित हो। फिर उसमें ऊर्जा का एक छोटा सा बीज बोया। हंस ने तुरंत खुशी से ऊपर देखा, फिर कृतज्ञता में एक चीख निकाली। ऐसा कहते हुए छोटू ने हंस को ऊपर उठा लिया, जिसने अपने पंख फड़फड़ाए और तीर की तरह बादलों में वापस चला गया। हंस को काफी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आगे चलकर वह अब प्राकृतिक खेती करने में सक्षम हो सकेगा। उस प्राणी को जाने देना छोटू की ओर से दया का कार्य था, दया जो हृदय से आई थी। नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति नरक से आए शैतान की तरह ही घातक ऊर्जा के साथ आती है, और इसलिए जो कोई भी इसका अभ्यास करता है उसे सचेत रूप से दया की खेती करने की आवश्यकता होती है। छोटू के हाल के ध्यान ने धीरे धीरे उसे यह तथ्य बताया था। न केवल उसकी साधना का आधार बेहतर हुआ था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में उसकी समझ भी बेहतर हुई थी। उसने अन्य जीवित प्राणियों के लिए सहानुभूति की भावना भी विकसित की थी। उदाहरण के लिए उसने जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को भी नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश की। बेशक अगर उसका सामना किसी खतरनाक दुश्मन से होता तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, और एक गॉड मेहमत या नरक देवता के रूप में वह दुष्टों को दंडित करता और धार्मिकता को बढ़ावा देता। जैसा कि लिखा गया था, सभी जीव मूलतः अच्छे हैं। जो लोग बुराई चुनते हैं उन्हें बुराई से दंडित किया जाना चाहिए। जो अनगिनत दुष्टों का वध करता है वह राक्षस है, लेकिन दया से वह जीवित बुद्ध बन सकता है। अंतिम सांस लेते हुए वह नीचे की ओर तैरा और जमीन पर उतरा। फिर अपनी मांसपेशियों को फैलाया, जिससे उसके अंदर गड़गड़ाहट की एक दबी हुई गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बिंदु पर उसकी असली ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी ओर से सांस छोड़ने मात्र से ही 8वीं अवस्था का विशेषज्ञ खुमा हवा में पीछे की ओर लुढ़क सकता था। और फिर भी अभी भी उसके पास वह चिंगारी नहीं थी जो उसे ऊर्जा के मास्टर स्तर तक खुद को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थी। यहाँ तक कि दुर्लभतम प्रतिभाशाली लोगों को, जिनके पास सहायता के लिए प्रबुद्ध गुरु हों, ऊर्जा का गुरु बनने के लिए 50 वर्ष या उससे अधिक की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। हिमेश को स्वयं 40 वर्ष से अधिक का समय लगा था, और वह केवल उस वायु प्रवीणता के पौधे के कारण था जिसे उसने युवावस्था में खाया था, तथा उस स्वर्णिम 9 परिवर्तन गोलियों के कारण जो छोटू ने उसे दी थीं। जहां तक विष भानु का प्रश्न है, वह केवल लेटेंट ड्रैगन पिल के कारण ही सफल हुआ। मैं 9वें चरण से बहुत दूर नहीं हूँ। हालांकि पिछले कुछ महीनों की कड़ी मेहनत से कोई और प्राचीन मेगा मेमथ नहीं जगा, लेकिन मैंने 4 सीजन्स स्वॉर्डप्ले में लगभग पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पिता और भाई कैसे हैं। वह 10 मेगा मेहमत के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि ऊर्जा के बारे में उसकी समझ पहले की तुलना में बहुत अधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अचानक एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और बोली, तीसरे युवा स्वामी, आपके पिता और भाई मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या महत्वपूर्ण मामला है? छोटू ने जवाब दिया। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। गर्मियां खत्म हो गई हैं, इसलिए ये कबीले के शरद ऋतु के शिकार का समय है और मुझे हिंसन के साथ मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करनी है। हालांकि इस बिंदु पर मैं उस छोटे बदमाश को एक ही सांस में मार सकता हूँ। 3 महीने पहले वह 7वें चरण में था, इसलिए भले ही उसे किसी तरह की चमत्कारी औषधीय गोली मिल जाए, वह 8वें से ऊपर नहीं हो सकता था। ये कहकर छोटू जल्दी से बैठक हॉल की ओर चली गई। जैसा कि नौकरानी ने बताया था, उसके पिता और भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से उसने उन्हें आखिरी बार देखा था, तब से उसके सबसे बड़े भाई 7वें चरण में पहुंच चुके थे और उसका दूसरा भाई 6ठे चरण में। धुंध कबीला और उनके मुख्य बुजुर्गों की परिषद से प्राप्त औषधीय गोलियों से जो महत्वपूर्ण ऊर्जा मिली थी, वह 10 या 20 साल की कठोर साधना के बराबर थी। हिमेश बहुत खुश था और उसकी आंखें 4 मौसमों के बारे में हाल ही में प्राप्त ज्ञान से चमक रही थीं। इससे छोटू को पता चल गया कि उसके पिता ने चिलियोकॉसम मिरर का पूरा इस्तेमाल किया था और एक शाही श्रेणी की ऊर्जा कला विकसित करने में सफल रहे थे। आखिरकार अजय राजा की मुट्ठी, जो एक समय कबीले में शीर्ष ऊर्जा कला थी, केवल अर्धशाही वर्ग की थी, और इस प्रकार 4 सीजन्स स्वॉर्डप्ले से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। मुस्कुराते हुए छोटू ने कहा, बधाई हो पिताजी। मैं देख सकता हूँ कि आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप शरद ऋतु के शिकार के बारे में चर्चा करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि तुम भी सुधर गई हो क्यों यार? हिमेश ने जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। अब हमारी सीधी रक्तरेखा स्पष्ट रूप से शरद ऋतु के शिकार के दौरान हमारा सिर ऊंचा रख सकती है। सहायक रक्तरेखाओं को डराने और कबीले को एकजुट करने का समय आ गया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से यानहेवन पर नियंत्रण कर सकते हैं।
हिमेश की स्पष्ट रूप से कुछ ऊंची महत्वाकांक्षाएं वो थीं। छोटू ने एक पल सोचा और फिर कहा, पिताजी, जब तक यान कबीला हमें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता तब तक हमें शांति से अपना जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। यान हेवन पर नियंत्रण करने का क्या मतलब है? आप तकनीकी रूप से सही हैं, लेकिन मेरे सूत्रों ने संकेत दिया है कि विश्वभानु ने हाल ही में अत्यधिक कुशल लड़ाकों की एक टीम की भर्ती की है। जल्द ही वह निश्चित रूप से हम पर हमला करने जा रहा है। हिमेश ने अपना सिर हिलाया। तिलिस्मी आयाम में कई शहर के मजिस्ट्रेट अपने स्वयं के राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। जल्द ही दुनिया अराजकता में डूबने जा रही है। यदि विश्वभानु कुछ नहीं करता है तो आसपास के शहर अंततः यान हेवन पर आक्रमण करेंगे। वह जानता है कि यहाँ एक प्रमुख शक्ति की आवश्यकता है, दो की नहीं। छोटू के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यान हेवन के आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली ताकतें थीं, जैसे कि युंडेल बायत्सी, जो अब यून राज्य था। पहले से ही ऐसी शक्तिशाली ताकतें अपने पड़ोसियों को निगलने लगी थीं, और इसका मतलब था कि यान हेवन पर आक्रमण केवल समय की बात थी। अच्छा, अब इतना ही काफी है। मुझे अभी अभी हमारे मुख्य बुजुर्गों की परिषद से एक संदेश मिला है। कबीले की सेना ब्लैक ऑप्स पर्वतों में प्रवेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। शरद रथु के शिकार में भाग लेने का समय आ गया है। पिताजी, छोटू ने कहा, सिटी मजिस्ट्रेट कभी भी हम पर हमला कर सकता है। अगर वह हमारी अनुपस्थिति में चुपके से हमला कर दे तो क्या होगा? हिमेश ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं करेगा। हम सबके चले जाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। विशाभानु इतनी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करेगा। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे भरोसा ना हो जाए कि वह हम सबको एक झटके में खत्म कर सकता है। जब उसने इस बारे में सोचा तो छोटू को एहसास हुआ कि जब सभी लोग शरद ऋतु के शिकार पर निकले हुए थे तब यान कबीले का यह कदम उठाना वास्तव में उचित नहीं था। इसके अलावा हिमेश अब ऊर्जा का मास्टर था, और यह देखते हुए कि छोटू 8वें चरण में था, वह 1000 किलोमीटर सोल लॉकिंग का उपयोग कर सकता था। इसलिए कबीले में सच्ची ऊर्जा का एक टुकड़ा छोड़ना एक सरल बात होगी, ताकि कुछ भी होने पर तुरंत सूचना मिल सके, और अपने शैतान शैतान पंखों के साथ यदि आवश्यक हो तो छोटू बहुत जल्दी वापस आ सकता है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। इसके साथ ही पिता और भाई ब्लैक कॉप्स पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, छोटू को एहसास हुआ कि उसके भाइयों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे उसकी क्षमता के करीब भी पहुंच सकें। बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कुछ सच्ची ऊर्जा उनमें प्रवाहित कर दी। जैसे ही वे तेजी से आगे बढ़े, उनके कपड़े फौरन लहराने लगे। तीसरे भाई, आपकी सच्ची ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, वंशक ने कहा। वह हाल ही में अपने पिता के साथ अपनी साधना पर काम कर रहा था, और उसने चिलियोकोसम मिरर का भी इस्तेमाल किया था। इसकी बदौलत और धुंध कबीला से प्राप्त कुछ अद्भुत औषधीय गोलियों की बदौलत वह उस मुकाम तक पहुंच गया था जिसे हासिल करने में आमतौर पर 20 साल की साधना लगती है, और 7वें चरण ऊर्जा प्रकटीकरण स्तर पर पहुंच गया। बेशक छोटू की तुलना में उसकी असली ऊर्जा पूर्णिमा की तुलना में जुगनू की तरह थी। इस प्रकार चारों कबीले के लोग यान नदी के किनारे पहाड़ों की ओर उड़ते चले गए। बहुत ही कम समय में वे 50 किलोमीटर दूर पहुंच गए। छोटू को हालांकि ये अभी भी थोड़ा धीमा लग रहा था। ये पुष्टि करने के लिए कि वहां कोई और मौजूद नहीं है, उसने हिमेश की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, मैं उड़ना जानता हूँ, क्या हम थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं? क्या? हिमेश ने चौंकते हुए कहा, तुम असली ऊर्जा पंखों को बुला सकते हो? फिर उसने देखा कि छोटू की पीठ से काले पंखों का एक जोड़ा निकला, जो दर्जनों मीटर चौड़ा था। उन पंखों के हल्के से फड़फड़ाने से यान नदी का पानी हिलने लगा, और उसमें मौजूद जीव डर के मारे दूर तैरने लगे। अचानक छोटू बहुत ही भव्य दिखाई देने लगा, मानो वह प्राचीन काल का कोई देवता हो। उसे देखते ही हिमेश की सांस गले में अटक गई। ये किस तरह की ऊर्जा कला है? हिमेश ने कांपते हुए कहा। ये प्रथम श्रेणी नहीं है ना? शाही श्रेणी? नहीं, रुको, मुझे मत बताओ कि यह एक महान शाही श्रेणी की ऊर्जा कला है। क्यों यार, तुम्हें कौन सा सौभाग्य मिला? अगर उन पंखों की बात बाहर आ गई तो मुझे डर है कि यान कबीले का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। चिंता मत करो पिताजी, मैं किसी को यह नहीं देखने दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाए, और पलक झपकते ही वे दर्जनों किलोमीटर दूर चले गए। कुछ ही क्षणों में वे यान नदी के उद्गम ब्लैक कॉप्स पर्वत के निकट पहुंच गए। उन पहाड़ों में असंख्य झरने, स्रोत और अन्य जल स्रोत अंततः आपस में मिल गए और विशाल यान नदी बन गई। एक निश्चित बिंदु पर छोटू ने अपने पंख वापस खींच लिए और अपनी असली ऊर्जा को अंदर खींच लिया। फिर वह और उसके पिता और भाई लगभग 1 घंटे तक पैदल पहाड़ों के बीच से गुजरे, जब तक कि वे एक निश्चित घाटी तक नहीं पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके थे। सौर्य कबीला के सभी विशेषज्ञ, युवा से लेकर वृद्ध तक उपस्थित थे। लगभग 30 लोग सफेद बालों वाले और उससे ज्यादा उम्र के थे, और वह समूह ध्यान में क्रॉस लेग्ड बैठा था। जब वे अपनी सांस लेने की क्रिया कर रहे थे तो जो उतार चढ़ाव हो रहे थे उससे यह पुष्टि हुई कि उनके पास गहन साधना आधार था। वे कोई और नहीं बल्कि सौर्य कबीला के प्रमुख बुजुर्गों की परिषद थे। विशाल स्वर्ण गरुड़ वहां उपस्थित था, साथ ही बुजुर्ग नरेशव भी वहां उपस्थित था, जो कबीले के फोरम के दौरान दिखाई दिया था। हालांकि बुजुर्ग नरेशव का साधना आधार मुख्य बुजुर्गों में सबसे शक्तिशाली नहीं था।
हालांकि वह 8वें चरण के शिखर पर था, वहां 2 अन्य लोग थे जो ऊर्जा के स्वामी थे। उनमें से एक लंबा और सुडौल शरीर वाला था, जिसके सिर पर इतने सफेद बाल थे कि वह शेर जैसा लग रहा था। वह सौर्य कबीला का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था और बूझमूछ से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह 70 साल पहले ऊर्जा के मास्टर स्तर पर पहुंच गया था और माना जाता है कि वह अपने चरम पर था, लगातार लाइफ सीजिंग स्तर को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसका नाम दामुन था। वह एक जानवर जैसा आदमी था और यद्यपि वह बूढ़ा था, उसकी त्वचा पर उम्र के कोई धब्बे नहीं थे, बल्कि वह जेड की तरह चिकनी और चमकदार थी। एक तरफ ऊर्जा की एक महिला मास्टर बैठी थी, एक बूढ़ी महिला जो दामुन जितनी ही लंबी थी। उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और उसके बगल में जमीन पर धातु से बनी एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी रखी हुई थी। वह बुरिया शब्दानी के नाम से जानी जाती थीं। वह सौर्य कबीला की कुलमाता थीं, जो 150 साल से ज्यादा जी चुकी थीं। लोग उनका पूरा नाम बहुत पहले ही भूल चुके थे, इसलिए उन्हें बुरिया शब्दानी कहकर पुकारने लगे। दामुन और बुरिया शब्दानी सौर्य कबीला के 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। घाटी में देवेश्वर, भूमरा और सुमान के साथ साथ छोटी सहायक शाखाओं के अन्य नेता भी मौजूद थे, और हाँ, हिंसन सहित सभी कुलीन युवा भी वहां मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि हिंसन अब 8वें चरण में था। उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से झिलमिला रही थीं और वह एक औषधीय सुगंध से घिरा हुआ था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह था कि उसके चेहरे पर भी हल्का बैंगनी रंग था। जाहिर तौर पर उसके अंदर बैंगनी ऊर्जा का प्रकटीकरण था। जाहिर है उन्होंने हाल ही में एक शक्तिशाली औषधीय गोली का सेवन किया था और अभी तक वह पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई थी। अचानक छोटू ने अपने पिता को सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके अपने कान में अपनी आवाज डालते हुए सुना, क्यूएर। ऐसा लगता है कि हिंसन ने एक औषधीय गोली का इस्तेमाल किया था जिसमें बैंगनी ऊर्जा थी। मैं कहूंगा कि यह बहुत संभावना है कि उसने एक पौराणिक बैंगनी सूर्योदय गोली का इस्तेमाल किया था। उस गोली का सेवन पूरे 60 साल के चक्र के लिए साधना का अभ्यास करने के बराबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होगा। चिंता मत करो पिताजी, छोटू ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। भले ही उसने ऐसी गोली का इस्तेमाल किया हो, वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। मुझे पता है, मुझे चिंता नहीं है। और यह सच था। आखिरकार जब उनके बेटे की ताकत उनकी खुद की ताकत से ज्यादा थी तो डरने की क्या बात थी। हिमेश के घाटी में प्रवेश ने तुरंत प्रमुख बुजुर्गों की परिषद का ध्यान आकर्षित किया। हिमेश, दामुन ने अभिवादन करते हुए कहा, तो तुम वास्तव में ऊर्जा के गुरु स्तर तक पहुंच गए हो। पुरिया शब्दानी ने भी अपनी नजर हिमेश पर घुमाई, यह देखते हुए कि वे दोनों ही ऊर्जा के स्वामी थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे एक अन्य ऊर्जा स्वामी की आभा को पहचान सकते थे। ऊर्जा कला के 9वें चरण के विशेषज्ञ कम से कम कहें तो प्रभावशाली व्यक्ति थे। क्या हिमेश ऊर्जा के मास्टर हैं? देवेश्वर, भूमरा, सुमान और अन्य सहायक शाखाओं के विशेषज्ञ सभी स्पष्ट रूप से हैरान थे। हिमेश ने कबीले के 2 सबसे शक्तिशाली सदस्यों को सम्मानपूर्वक सलामी दी। यह सही है महान चाचा, विधवा यान, मैं अब ऊर्जा के मास्टर स्तर पर हूँ। दामुन ने कहा, तुम्हारी साधना के आधार को देखते हुए तुम्हें 30 या 40 साल और लग गए होंगे। तुमने कौन सी औषधीय गोली का इस्तेमाल किया? आप बहुत समझदार हैं महान चाचा। मैंने गोल्डन 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इस्तेमाल किया। एक गोल्डन 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल? बुरिया शब्दानी ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा, यह गोली ऊर्जा और रक्त दोनों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देती है और दीर्घायु भी बढ़ाती है। दामुन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह बिल्कुल मानव रूप में एक शक्तिशाली शेर की तरह लग रहा था। छोटू को घूरते हुए उसने कहा, हिमेश, अफवाहों के अनुसार हाल ही में कुछ बड़ी घटनाएं घटी। आपके भटके हुए बेटे ने प्रत्यक्ष रूप से सीधे वंश को पूरी तरह से दिवालिया बना दिया। क्या यह सही है? मैंने यह भी सुना है कि आपके अन्य 2 बेटों को छेड़ दिया गया था। हालांकि ऐसा लगता है कि वे ठीक हो गए हैं। महान चाचा, आपकी जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है, हिमेश ने उत्तर दिया। प्रत्यक्ष रक्त रेखा वास्तव में पहले से कहीं अधिक मजबूत है। हमने अपने प्रतिद्वंद्वियों धुंध कबीला को खत्म कर दिया है और अपनी पिछली संपत्ति के स्तर को दोगुना कर दिया है। हम एक बड़ी सेना की भर्ती के बीच में भी हैं। यान हेवन के नियंत्रण के लिए यान कबीले के साथ इसे निपटाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। भूमरा अचानक जोर से हंसने लगा। क्या तुम अपनी खुद की तारीफ और जोर से कर सकते हो हिमेश? धुंध कबीला यान हेवन के सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक है और उनके मुख्य बुजुर्गों की परिषद में एक ऊर्जा का मास्टर बुजमूश 100 सशस्त्र राक्षस है। तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि जब तुम उसके कबीले का सफाया करोगे तो वह बस अपने अंगूठे पर बैठा रहेगा। भूमरा ने वास्तव में धुंध कबीला के साथ संघर्ष के बारे में अफवाहें सुनी थी। हालांकि क्योंकि प्रत्यक्ष रक्त रेखा का सहायक शाखाओं के साथ इतना खराब संबंध था, हिमेश ने उन्हें नवीनतम घटनाओं के बारे में सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। इसलिए भूमरा ने अफवाहों को महज अतिशयोक्ति माना। हिमेश ने शांत भाव से कहा,
यान हेवन में बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, तो इस बारे में बकवास करने का क्या मतलब है? इसके अलावा यह 3 महीने पहले हुआ था। अब तक तो आपको खबर मिल ही गई होगी। तो ये सच है, बुढ़िया शब्दानी ने कहा। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में कभी मजाक नहीं करूंगा, लेकिन धुंधक पीला के मुख्य बुजुर्गों की परिषद कभी नहीं आई। वे 3 महीने पहले लापता हो गए थे और हम अभी भी उनके जवाबी हमले का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है हिमेश सभी को यह बताने की हद तक नहीं जाएगा कि उसके बेटे ने धुंधक बीला के मुख्य बुजुर्गों की पूरी परिषद को मार डाला है। हालांकि अगर वह ऐसा करता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। आंखें चमकाते हुए दामुन ने कहा, हिमेश, तुमने अपने इन दोनों बेटों के साथ अच्छा किया है। एक 7वें चरण में है और दूसरा 6ठे चरण में। मैंने सुना है कि तुम्हारा तीसरा बेटा अपंग था, लेकिन फिर बिजली गिरने से वह ठीक हो गया। उसने छोटू को भी एक लड़ाई में हरा दिया। क्या यह सही है? क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या उस पर किसी बूढ़े राक्षस का साया है? ऐसी चीजें इन देशों में हुई हैं। हालांकि जब ऐसे अजीबोगरीब नरकवासी अचानक अपनी ऊर्जा कलाओं में भारी वृद्धि करते हैं तो वे हमेशा राक्षसों में बदल जाते हैं। बोलते समय उसने छोटू को ऐसी निगाहों से देखा जो आत्मा को भेदने में सक्षम लग रही थी। बेशक छोटू ने बहुत पहले ही अपनी साधना के आधार की प्रकृति को छुपा लिया था। कोई भी उसे देखकर उसे एक साधारण व्यक्ति समझ लेता। उस पर निश्चित रूप से किसी राक्षस का साया है, भूमरा ने कहा। यह तथ्य कि उसके बेटे देवेश को छोटू ने हरा दिया था, उसके प्रति घृणा उसकी हड्डियों में समा गई। महान चाचा, आपको उसकी ऊर्जा कला को फिर से अपंग कर देना चाहिए। अब जब उस पर किसी राक्षस का साया पड़ गया हो तो वह निश्चित रूप से जल्द या बाद में राक्षस बन जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूमरा? हिमेश ने जोर से कहा। अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी साधना के आधार में कुछ उतार चढ़ाव ला दिए, जिससे भूमरा का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि भूमरा फिर भी ठंडी हंसी हंसने में कामयाब रही और बोली, ओह सच में? मुझे मत बताओ कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो। हिमेश, दुख की बात है कि चाहे तुम कितना भी पश्चाताप महसूस करो, तुम सच्चाई को नहीं छिपा सकते। तुम्हारे बेटे ने कबीले को दिवालिया बना दिया और फिर एक राक्षस ने उस पर कब्जा कर लिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह किसी तरह की ऊर्जा कला का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? अगर वह प्रतिभाशाली था तो उसने यान हेवन के सिटी मजिस्ट्रेट से लेटेंट ड्रैगन पिल क्यों चुराई और फिर कबीले को बर्बादी की ओर क्यों धकेला? और अब तुम जाकर धुंधक पीला की सीधी वंशावली को मिटा चुके हो। उनके मुख्य बुजुर्गों की परिषद निश्चित रूप से बदला लेने के लिए आने वाली है और इससे और भी भयानक तबाही होने वाली है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? हिमेश कुछ कहने ही वाला था कि छोटू आगे बढ़ गया। पिताजी, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। भूमरा, आप कहते हैं कि मुझ पर भूत सवार है, लेकिन इसे साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? मैं कोई शैतान नहीं हूँ। आप मेरी असली ऊर्जा की जांच करके ही बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप और मैं सच्चाई जानने के लिए एक छोटी सी प्रतियोगिता कर सकते हैं। तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है ऐसा कुछ कहने की? बेवकूफ, भूमरा चिल्लाया। क्या तुम्हारे साथ कोई प्रतियोगिता है? क्या तुम भ्रम में हो? क्या तुम कबीले में अपना पद भूल गए हो या अपने साधना आधार का स्तर? हिमेश, तुमने एक ऐसे बेटे को पाला है जो यह नहीं समझता कि वरिष्ठता कैसे काम करती है। महान चाचा, इस बदमाश की बकवास को देखते हुए मैं कहूंगा कि यह स्पष्ट है कि उस पर किसी राक्षस का साया है। भूमरा किस प्रकार का व्यक्ति था? वह सौर्य कबीला के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले ही 8वें चरण में पहुंच चुका था और मन अवतार कर सकता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कई युवा लोग आदर्श मानते थे। 3 महीने पहले छोटू ऊर्जा कला के 5वें चरण ऊर्जा विस्फोट स्तर पर था। वह भूमरा से लड़ने में सक्षम होने की स्थिति तक कैसे पहुंच सकता था? यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। यहाँ तक कि अधिकांश प्रमुख बुजुर्गों को भी लगता था कि छोटू बहुत घमंडी और दम्भी है। चुप रहो छोटू, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी बात कर रहे हैं। बुजुर्ग नरेशव ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि कबीले के नियमों का पालन कैसे किया जाता है? कबीले के नियम? छोटू ने उत्तर दिया। उसकी आवाज का लहजा बस अपमानजनक होने के कगार पर था। इस भूमरा ने मेरे पिता कबीले के स्वामी के खिलाफ बार बार साजिश रची है। उसने यहाँ तक कहा कि मुझ पर एक राक्षस का साया है। अगर मैं अपने बचाव में नहीं बोलूंगा तो मैं फिर से अपंग हो सकता हूँ। मुझे मत बताओ कि बदनामी के खिलाफ खुद का बचाव करना कबीले के नियमों के खिलाफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? दामुन ने कहा। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। हम आसानी से जांच कर सकते हैं कि तुम पर भूत प्रेत का साया है या नहीं। बुजुर्ग नरेशों का दर्जा तुम्हारे अपने दादा से भी ऊंचा है। तुम्हें इतना अपमानजनक होने का क्या अधिकार है? क्योंकि दुनिया में तर्क नाम की एक चीज है। छोटू ने दामुन की ओर देखा। इस समय छोटू बहुत दबंग लग रहा था। ये देखते हुए कि वह कितना मजबूत था, उसका आत्मविश्वास समझ में आता था। पूरी तरह से शांत लग रहा था। उसने कहा, मैं सिर्फ तर्क से बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्या कहा जो अपमानजनक था? उनकी शांत आवाज ने भूमरा और उनके समर्थकों के क्रोध को और भड़का दिया। तुम गंदे छोटे सुअर हो, वह चिल्लाया।
मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वाकई महान चाचा के प्रति अनादर कर रहे हो। क्या हिमेश अपने बेटों को इसी तरह पालता है? उसी समय हिंसन आगे बढ़ा। दामुन का सामना करते हुए उसने कहा, कुलपति, अभी 3 महीने पहले ही छोटू और मैंने शरद ऋतु के शिकार के दौरान मार्शल आर्ट मैच के लिए सहमति जताई थी, और अब वह आप वरिष्ठों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार कर रहा है। हालांकि आप में से किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे वह सबक सिखा सकता हूँ जिसका वह हकदार है। इसके साथ ही वह छोटू की ओर मुड़ा और अपनी ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों ओर बैंगनी सुनहरी रोशनी घूमने लगी। तुरंत ही सौर्य कबीला के विशेषज्ञों ने इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंसन को कबीले में सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। देखो, वह कितनी जल्दी 8वें चरण तक पहुंच गया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह हिमेश से भी ज्यादा जल्दी ऊर्जा का मास्टर बन जाए। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। हिंसन को उस बदमाश को सबक सिखाना चाहिए। छोटू बहुत घमंडी है। उसने न केवल कबीले में तबाही मचाई, बल्कि उसने पुरानी पीढ़ी के सदस्यों का अपमान करने की भी हिम्मत की। मुझे लगता है कि उसे लगता है कि हिमेश अब उसकी रक्षा करेगा क्योंकि वह ऊर्जा का मास्टर है। यह देखते हुए कि छोटू और हिंसन दोनों युवा पीढ़ी में हैं, हिमेश के पास हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं है। याद है हिंसन को एक बार पहाड़ों में वह दुर्लभ मैनुअल कैसे मिला था? यह वायलेट सनराइज दिव्य कला थी, एक शाही श्रेणी की ऊर्जा कला। अब जब उसने वायलेट सनराइज पिल का इस्तेमाल किया है तो उसने ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। उस बदमाश छोटू के पास शीर्ष पर आने की कोई उम्मीद नहीं है। जहां तक इन विशेषज्ञों का सवाल है, हिंसन कबीले में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और इससे भी अधिक प्रासंगिक बात यह थी कि उनके पास शाही स्तर की ऊर्जा कला थी। कई वर्षों तक सौर्य कबीला के पास कभी भी कोई राजसी श्रेणी की ऊर्जा कला नहीं थी, जो कि ऊर्जा के गुरु स्तर से आगे और जीवन ग्रहण स्तर तक साधना का अभ्यास करने का एकमात्र तरीका था। छोटू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, हिंसन ने कहा। मैं न केवल तुम्हें वरिष्ठ पीढ़ी के प्रति तुम्हारे अनादर के लिए दंडित करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर से राक्षस को भी बाहर निकाल दूंगा। ताकत व्यक्तिगत उपलब्धियों से आनी चाहिए, किसी राक्षस की मदद से नहीं। वह रास्ता तुम्हें केवल राक्षस बनने की ओर ले जाएगा। ओह, सच में? छोटू ने जवाब दिया। ठीक है, अपनी चाल चलो, मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा। 3 मौके? हिंसन जोर से हंसा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम खुद को क्या समझते हो? इसके बजाय मैं तुम्हें 3 मौके दूं? सुमान और कबीले के कई अन्य विशेषज्ञ ये सोचकर अपना सिर हिला रहे थे कि छोटू पर भूत सवार हो गया है और वे बहुत घमंडी हो गया है। लाओ इसे। छोटू ने अपनी उंगली से हिंसन की ओर इशारा करते हुए कहा। हिंसन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं और उसके माथे से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। अपनी उंगली से लहराते हुए उसने रोशनी को तलवार की ऊर्जा में बदल दिया और फिर उसे छोटू के पेट के गड्ढे की ओर भेज दिया। अप्रत्याशित रूप से वह एक घातक चाल का उपयोग कर रहा था। उन्होंने बैंगनी ऊर्जा को तलवार ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण हवा तलवारों से भर गई और सभी छोटू पर गिर पड़ी। पूर्व से बैंगनी ऊर्जा। कुछ ही देर बाद बैंगनी तलवार की ऊर्जा छोटू से लगभग 3 कदम पीछे जमीन पर गिर गई। ये पूरी तरह से उसके पास से गुजरी थी और किसी को भी यह नहीं पता चला कि वह इससे कैसे बच निकला। दामुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। वह तुम्हारा पहला मौका था, छोटू ने शांति से कहा। तुम्हारे पास 2 और हैं, हिंसन। बेहतर होगा कि तुम उनका पूरा फायदा उठाओ। ये बेतुका है, मरो। चेहरे को क्रूर भाव में बदलते हुए हिंसन आगे झपटा। उसके अग्रभाग उसके सामने एक क्रॉस बना रहे थे, क्योंकि उसने मरने के लिए शब्द शाह का प्रक्षेपण बुलाया था। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा कला थी जो इतनी विस्फोटक ऊर्जा से भरी हुई थी कि जमीन में एक गड्ढा खुल गया। हालांकि छोटू क्रेटर में नहीं था। दूसरा मौका, छोटू ने कहा। इस बार वह हिंसन के ठीक पीछे खड़ा था। बिना सोचे समझे हिंसन ने घूमकर अपनी उंगलियों को पंजों में मोड़ लिया। हृदय भेदी प्रहार। उसी समय उसने अपनी नाखूनों में सच्ची ऊर्जा डाली, जिससे वे मीटर लंबे ब्लेड में बदल गए जो सीधे छोटू के हृदय की ओर बढ़े। हालांकि हिंसन के लिए दुख की बात यह रही कि छोटू ने बस रास्ता छोड़ दिया। हृदय भेदी प्रहार से हवा के अलावा किसी भी चीज पर प्रहार नहीं हुआ। तीसरा मौका, अब मेरी बारी है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, हिंसन। तुम बदमाश हो, हिंसन चिल्लाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक असली शाही श्रेणी की ऊर्जा कला दिखाने जा रहा हूँ। बैंगनी सूर्योदय दिव्य कला। वह पीछे की ओर झुका, जिससे बैंगनी प्रकाश की कई धाराएं बाहर निकलीं, जो एक विशाल ड्रैगन के आकार में एक साथ घूम गईं। बैंगनी ड्रैगन का उदय। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वायलेट ड्रैगन का उदय? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इस चाल का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। देखो, ये जमीन में दरारें खोल रहा है। निश्चित रूप से जैसे जैसे हिंसन के पीछे का बैंगनी ड्रैगन अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था, जमीन में दरारें खुलती जा रही थी। वायलेट ड्रैगन का उदय, छोटू ने कहा। ठीक है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? यह आपकी सबसे शक्तिशाली चाल है ना? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने अपना हाथ बाहर निकालकर थप्पड़ मारने जैसा इशारा किया। तभी जब सब लोग देख रहे थे, एक विशाल हाथ हवा में प्रकट हुआ, जिसने हिंसन के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। धमाका!
उसने एक भयानक चीख निकाली जब उसका बैंगनी ड्रैगन चकनाचूर हो गया और उसकी बैंगनी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। वह अपने पैरों से उछल पड़ा, उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पहले से ही सूज गया था। वह जो चाल चल रहा था वह जमीन को चीरने के लिए काफी शक्तिशाली थी, और फिर भी छोटू ने उसे थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बेकार का कचरा, छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए कहा, मेरे एक थप्पड़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कबीले में सबसे बड़ा प्रतिभाशाली वायलेट सनराइज गोली खा ली। बेहतर होता कि उस गोली को बर्बाद न किया जाता। तुम, हिंसन ने झल्लाहट से कहा। अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि उसे पीटा गया है। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, हालांकि अपनी ऊर्जा को अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश ने उसे पीड़ादायक दर्द से भर दिया। शुक्र है कि छोटू ने खुद को रोक लिया था और कोई घातक चाल नहीं चली थी। वह हिंसन को चोट पहुंचाना चाहता था, उसे मारना नहीं, अन्यथा वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह दया दिखाने तथा यथासंभव हत्या से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। 3 महीने आराम करो और तुम ठीक हो जाओगे। तुम सौर्य कबीला के सदस्य हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपंग नहीं बनाया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, हिंसन ने सोचा। हालांकि दर्द और अपमान इतना तीव्र था कि उस समय वह बस बेहोश हो गया। घिनौना शैतान, भूमरा चिल्लाया। सौर्य कबीला के एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 1000 किलोमीटर का हिमंदीकरण। भूमरा ने तुरंत अपनी बर्फीली ऊर्जा कला का सहारा लिया, जिससे हर जगह बर्फ जम गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह छोटू के पीछे से हमला कर रहा था। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित कदम था, ऐसा कुछ जो भूमरा ने शुरू से ही करने की योजना बनाई थी। एक हत्यारे के हमले की तरह यह क्रूर और निर्दयी था। हिमेश भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। यह भूमरा की सबसे शक्तिशाली चाल थी। 1000 किलोमीटर का हिमंदीकरण। छोटू पर एक विचित्र शैतान होने का आरोप लगाकर वह बाद में इस बहाने का इस्तेमाल कर सकता था कि वह दुनिया को एक दानव या शैतान से छुटकारा दिला रहा था, न कि सौर्य कबीला के एक सच्चे बच्चे से। क्यूयर, हिमेश चिल्लाया, लेकिन हस्तक्षेप करने के लिए वह बहुत देर हो चुकी थी। न तो सहायक शाखाओं के कुलस्वामी कुछ कर सके, न ही मुख्य बुजुर्ग। अफरा तफरी। हालांकि जब 1000 किलोमीटर का हिमस्खलन हुआ तो छोटू को कोई नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में ऊर्जा बस ऐसे ही बिखर गई जैसे कि उसे गर्म वसंत हवा का सामना करना पड़ा हो। और फिर छोटू ने अपना कदम उठाया। एक और थप्पड़। सच्ची ऊर्जा का विशाल हाथ अस्तित्व में आया, फिर बिजली की गति से चलने लगा और तुरंत भूमरा के चेहरे से जुड़ गया। बर्फ से बने कवच का वह सूट टूट कर बिखर गया और वह सिर के बल एक तरफ गिर पड़ा। उसके मुंह से ज्यादातर दांत निकल गए, इससे पहले कि वह एक चट्टान से टकराए, और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। वुश! इससे पहले कि भूमरा कुछ और कर पाता, छोटू हवा में उड़कर उसकी ओर आया और फिर अपना पैर उसके डेनेटियन क्षेत्र पर रख दिया। तुमने ही कहा था भूमरा, वरिष्ठ पीढ़ी के सदस्य के रूप में मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मुझ पर इस तरह पीछे से हमला करोगे। क्या तुम इंसान भी हो? भूमरा के अब दांत विहीन मुंह की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बिल्कुल हिंसन की तरह हो, एक बेकार का कचरा। छोटू, तुमने कैसे? भूमरा को छोटू के पैर ने जमीन पर दबा दिया था। वह हिलने में असमर्थ था। यह पूरी तरह से अपमानजनक था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि छोटू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। एक ही थप्पड़ ने उसे लड़ाई से बाहर कर दिया था और ऐसा नहीं लग रहा था कि छोटू ने कभी ऊर्जा कला का इस्तेमाल किया हो। वह पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुका था कि वह सामान्य क्रियाओं और चालों को लगभग जादुई क्षमताओं में बदल सकता था। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुमने सोचा कि चूंकि तुम 8वें चरण में हो इसलिए तुम मुझे कुचल सकते हो। खैर, मुझे तुम्हें कुचलने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पिता की भी नहीं। क्या तुम मेरे पिता को हटाकर उनकी जगह लेना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ऊर्जा कलाओं को कमजोर कर देना चाहिए। इस तरह से कबीला आगे चलकर शांतिपूर्ण और स्थिर रहेगा। इसके साथ ही छोटू ने अपनी असली ऊर्जा प्राप्त की और उसे भूमरा के ऊर्जा सागर में भेजने के लिए तैयार हो गया। अपना हाथ रोक लो, किसी ने चिल्लाकर कहा। यह शेर की दहाड़ की तरह थी जो असीम महिमा से भरी हुई थी। एक ऐसी आवाज जिसने सभी को इतना हिलाकर रख दिया कि वे डर से अकड़ गए। यह शेर की दहाड़ थी जो सौर्य कबीला के सर्वोच्च पदस्थ कुलपति दामुन द्वारा की गई थी। यह इतनी शक्तिशाली चाल थी कि आत्मा को हिला सकती थी। जिस व्यक्ति ने वह जयघोष किया था उसे कमजोर ऊर्जा कला वाले किसी भी व्यक्ति के पास सुने गए आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दामुन की चिल्लाहट का छोटू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही ध्वनि तरंगें उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं, नरक कुचलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति उन्हें बेअसर कर देती है। इसके बावजूद छोटू ने फिर भी चलना बंद कर दिया और भूमरा की ऊर्जा कला को अपंग नहीं किया। वह पहले यह सुनना चाहता था कि दामुन क्या कहना चाहता है। आखिरकार छोटू अभी भी सौर्य कबीला का सदस्य था और दामुन कबीले के मुख्य बुजुर्गों में सबसे शक्तिशाली था। वह छोटू के दादा से भी ऊंचा दर्जा रखता था और इसलिए उसे थोड़ा सम्मान देना उचित था। भूमरा के धड़ पर अपना पैर रखते हुए उसने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं कुलपति? दामुन ने भूमरा के धड़ पर रखे छोटू के पैर को देखा और भौहें सिकोड़ लीं।
तुम क्या करने की योजना बना रहे थे? उसे अपंग बनाना और फिर मामले पर चर्चा करना। वह अभी भी तुम्हारा चाचा है। तुम्हें पता है क्या तुम चाचा के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? उसने तुम पर पीछे से हमला किया, लेकिन क्या वह अभी भी तुम्हारा वरिष्ठ नहीं है और तुम्हें चोट नहीं लगी? उसकी ऊर्जा कलाओं को अपंग करना थोड़ा ज्यादा होगा। मुझे चोट नहीं लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, बहुत ज्यादा ताकतवर। अगर मैं नहीं होता तो मैं अभी मर चुका होता, है ना? क्या तुम तब मेरे लिए बोलते जैसे तुम अभी उसके लिए बोल रहे हो? छोटू किसी भी तरह से भूमरा को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने दामुन पर तीखा हमला किया। इस समय विद्वान दिखने वाले सुमान आगे बढ़े। छोटू की ओर पंखा दिखाते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, तुम गंदे सुअर, तुमने बड़े चाचा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम एक अपमान और विद्रोही के अलावा कुछ नहीं हो। अंत में तुम्हें कोई चोट नहीं लगी और भूमरा हमारे कबीले के नेताओं में से एक है। वरिष्ठता के मामले में तुमसे बहुत ऊपर है। भले ही वह तुम्हें मार डाले, लेकिन उसकी सजा मुख्य बुजुर्गों की परिषद से मिलेगी, न कि कनिष्ठ पीढ़ी के किसी व्यक्ति से। तुम्हें उसे अपंग करने की बात करने का क्या अधिकार है? यह सही है, देवेश्वर ने कहा। यदि भूमरा द्वारा कबीले के नियमों का उल्लंघन किया गया था तो मुख्य बुजुर्गों की परिषद को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। ये वैसा ही होगा जैसे कि आपके पिता के साथ कुछ हुआ। वे उस परिदृश्य में कबीले के लिए निर्णय लेंगे। अभी बड़े चाचा मुख्य बुजुर्गों की परिषद के नेता हैं और उनके पास सभी नियम और निर्णय लेने की शक्ति है। उन्होंने अब भी आपको भूमरा को रिहा करने का आदेश दिया है। क्या आप वास्तव में उनकी अवहेलना करने जा रहे हैं? क्या आप वास्तव में कबीले के खिलाफ जाने जा रहे हैं? दूसरे मुख्य बुजुर्गों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भूमरा को शक था कि तुम पर किसी राक्षस का साया है, इसीलिए उसने तुम पर हमला किया। वह असल में दुनिया को शैतानों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई अपराध नहीं है, ये समाज के लिए एक योगदान है। इसका क्या मतलब है? बंगवेश, हिमेश ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक राक्षस है? हिमेश कबीले का सरदार था और अब वह ऊर्जा का मास्टर भी था। इस तरह उसका पद अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। अतीत में उसे हमेशा मुख्य बुजुर्गों की परिषद को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब वह इतना शक्तिशाली था कि अगर वह चाहता तो उनसे बहस कर सकता था। जहां तक बंगवेश का सवाल है, वह 8वें चरण के शिखर पर एक सन की बूढ़ा आदमी था जो भूमरा के कबीले से आया था। उसने छोटू के लिए भी यह सब किया था। बंगवेश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये क्या है हिमेश? क्या तुम वाकई मुख्य बुजुर्गों के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत रखते हो? ये मत सोचो कि सिर्फ इसीलिए कि तुम ऊर्जा के गुरु हो तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारा बेटा 8वें चरण के विशेषज्ञ को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है और तुम हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि उसने यह सब अपने दम पर किया है। जाहिर है कि उस पर किसी अजीब शैतान का साया है। इसके अलावा जब उसने भूमरा को अपंग करने की कोशिश की थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तुम बस उसे राक्षस बनने और सौर्य कीला को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दे रहे हो। छोटू की ओर ध्यान देते हुए बंगवेश ने कहा, भूमरा से दूर हट जाओ। तुम गंदे छोटे सुअर हो। अपने घुटनों पर बैठो और हमें तुम्हारे अंदर से राक्षस को निकालने दो और तुम्हारी ऊर्जा कलाओं को अपंग कर दो। अगर तुम हमें तुम्हारे अंदर की राक्षसी शक्ति को बाहर नहीं निकालने दोगे तो हमें तुम्हें मौत की सजा देने का दोष मत दो। यह सही है, सुमान ने कहा। जब तक वह राक्षस उसके अंदर है वह आपदाएं पैदा करता रहेगा। अचानक देवेश्वर ने एक प्रस्ताव रखा जो काफी हद तक द्वेष से भरा हुआ था। महान चाचा, यह देखते हुए कि आप पहले से ही ऊर्जा के मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं, आप शायद उसके अंदर के शैतान का उपयोग एक औषधीय गोली बनाने के लिए कर सकते हैं जो आपको जीवन यापन के स्तर तक पहुंचने में मदद करेगी। दामुन ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह ये बताने ही वाला था कि छोटू के अंदर कोई शैतान नहीं है, लेकिन अब वह सोचने लगा कि शायद उसके अंदर शैतान है। इस पर छोटू अचानक हंसने लगा। चमकती आंखों से उसने बंगवेश की ओर देखा और कहा, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक मुख्य बुजुर्ग हो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने से डरता हूँ। तुम्हारी बकवास से मैं तंग आ चुका हूँ। तुम दावा करते हो कि मैं एक अजीब शैतान हूँ। ठीक है, तुम जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस बैठा रहूंगा और तुम्हें मुझे अपंग बनाने दूंगा तो तुम इसे भूल जाओ। अफरा तफरी। छोटू ने अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई, अपनी अंगुलियों को फैलाया जिससे उसकी वास्तविक ऊर्जा एक जाल के रूप में बाहर निकली जो बंगवेश की दिशा में चली गई। आश्चर्य की बात यह है कि वह वास्तव में एक प्रमुख बुजुर्ग पर हमला कर रहा था। दर्शक इस तुरंत चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुअर? तुम एक मुख्य बुजुर्ग पर हमला कर रहे हो। क्या आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? दामुन ने तुरंत कार्रवाई की। शेर की तरह दहाड़ते हुए उसने अपने पीछे एक विशाल भंवर बुलाया जिसके भीतर से असली ऊर्जा से बना एक विशाल सफेद शेर निकला। फिर उसने छोटू पर हमला किया। तुरंत जमीन पर गिर जाओ बेटा, मुझे नहीं लगता। छोटू ने शांति से उत्तर दिया। अपने हाथ की लहर से उसने कुछ सच्ची ऊर्जा बाहर भेजी जिससे बिजली के बोल्ट जैसी कोई चीज पैदा हुई। यह 4 सीजन्स तलवारबाजी थी जो बिजली की तरह हवा में उड़ रही थी। धमाका। सच्ची ऊर्जा के 2 विस्फोट आपस में टकराए और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे घाटी हिल गई।
सफेद शेर टुकड़ों में बिखर गया और दामुन लगभग 10 कदम पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया और अपने हर कदम के साथ घाटी के पत्थर के फर्श को कुचलता हुआ चला गया। दूसरी ओर छोटू ने कोई हरकत भी नहीं की। वह बस शांति से खड़ा रहा। उसका पैर अभी भी भूमरा पर था। यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि कौन किससे अधिक शक्तिशाली है। यहाँ आओ बंगवेश, छोटू ने गुर्राते हुए कहा और बंगवेश पर पहले से किया गया हमला जारी रखा। बंगवेश की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि वह पूरी तरह से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटू के पास वसंत रेशम कीट की रेशम वर्षा की कमान थी जो पूर्णता से परे थी और इसका इस्तेमाल प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली जानवरों को भी पकड़ने के लिए किया जा सकता था। बंगवेश इसे तोड़ने के लिए कुछ भी कैसे कर सकता था। पलक झपकते ही उसे लपेट लिया गया और एक बंदी कीड़े की तरह उसे छोटू के पास खींच लिया गया। क्या बड़े चाचा भी ऊपरी हाथ नहीं पा सकते? ये कैसे संभव है? क्या छोटू इंसान है? वह महान चाचा से कैसे लड़ सकता है? कुछ क्षण पहले कई प्रमुख बुजुर्ग छोटू पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब भी जो हुआ था उसके बाद वे अब आगे बढ़ने से बहुत डर गए थे। दामुन सौर्य कबीला का शीर्ष विशेषज्ञ, शेर राजा के रूप में जाना जाने वाला साहसी और शक्तिशाली योद्धा, वह व्यक्ति जो 100 वर्षों से प्रसिद्ध था और ऊर्जा के मास्टर स्तर के शिखर पर था, वास्तव में छोटू के एक हथेली के प्रहार से युद्ध के मैदान में पीछे की ओर धकेल दिया गया था। इसका क्या तात्पर्य था? क्या छोटू वास्तव में एक लाइफ सीजर था? आखिरकार केवल लाइफ सीजिंग स्तर के लोग ही वह कर पाने में सक्षम हो सकते हैं जो उसने अभी किया था। जो लोग अभी अभी लड़ाई में कूदने वाले थे वे अचानक पीछे हटने लगे और अपनी ऊर्जा पर लगाम लगाने लगे। कुछ लोग तो इतने सदमे में थे कि वे भागने के बारे में सोचने लगे। कोई भी हिले नहीं, हिमेश चिल्लाया। दामुन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, महान चाचा, मेरे लड़के ने आपको नाराज कर दिया। कृपया, मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। उसके शब्दों ने तुरंत कुछ तनाव को कम करने का काम किया जो कुछ पल पहले ही पैदा हो गया था। दामुन को अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में लाने में कुछ समय लगा। आखिरकार छोटू के साथ बातचीत के दौरान उसने बिल्कुल भी संयम नहीं रखा था और प्रभाव के बाद उसे जो एहसास हुआ वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति जैसा नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्राचीन काल के किसी विशाल राक्षसी प्राणी से वार कर रहा हो। उसे आसन्न मृत्यु का भी आभास हो गया था। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि यह युवक निश्चित रूप से उसे मार डालने की क्षमता रखता है। अपने आश्चर्य और गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, बहुत बढ़िया, अद्भुत। छोटू को घूरते हुए उसने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर का शैतान अविश्वसनीय है। तुम उसे बाहर क्यों नहीं आने देते और अपना परिचय क्यों नहीं देते? मेरे अंदर वास्तव में कोई राक्षस नहीं है, छोटू ने कहा, लेकिन अगर होता तो मैं निश्चित रूप से उसे बाहर नहीं आने देती ताकि तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सको। इसके अलावा शायद मैं कबीले में सभी के द्वारा अपमानित होना स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन एक राक्षस ऐसा नहीं कर सकता। वह भूमरा को मार देगा और फिर तुम जो भी कहोगे उसके बावजूद वह जो चाहे करेगा। महान चाचा, हिमेश ने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्यूआर के अंदर कोई शैतान नहीं है। उसकी सारी ताकत उसकी अपनी मेहनत और अच्छे भाग्य के कारण है। असंभव, सुमान चिल्लाया। अगर उसके अंदर कोई राक्षस नहीं है तो वह इतना दुष्ट और हत्यारा कैसे है? महान चाचा, अगर हम इस भयानक शैतान को भगा नहीं सकते तो किसी महान संप्रदाय को बुलाकर उस राक्षस या शैतान को भगा दो। क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? छोटू ने गुर्राते हुए कहा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। बात उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां छोटू खुद को रोक नहीं पाया था। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने एक और हमला करने के लिए अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, उसमें से ऊर्जा फूट पड़ी। जहां तक सुमान का सवाल है, उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसे उसके पैरों से नीचे गिरा दिया जाता। इसके बाद छोटू ने कहा, और देवेश्वर, मैं तुम्हारे उपहास और मजाक से तंग आ चुका हूं। तुरंत जमीन पर गिरो। उसने एक और थप्पड़ मारा जिसे देवेश्वर टाल नहीं सका। जब वह अपने पैरों से गिर गया तब भी वह चिल्लाया, राक्षस, तुम एक राक्षस हो। मैं तुम चारों से तंग आ चुका हूं। उनके शापों को अनदेखा करते हुए छोटू ने वसंत रेशम कीट की रेशम वर्षा भेजी। सुमान, भूमरा, देवेश्वर और बंगवेश को बांध दिया। अच्छे उपाय के लिए उसने हिंसन को भी इसमें शामिल कर लिया। 5 लोगों के उस समूह में एक युवा, कुछ कबीले के सरदार और एक प्रमुख बुजुर्ग शामिल थे और अब वे मुर्गियों की तरह बंधे हुए हवा में लटके हुए थे। इस बिंदु पर बेहोश हिंसन अंततः जाग गया और चारों ओर इतना चौंकाने वाला दृश्य देखा कि उसे तुरंत खून की उल्टी होने लगी। कबीले में सबसे प्रतिभाशाली हिंसन, अगर मैंने कभी कोई मजाक सुना है तो वह यही है। छोटू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, ये ठीक है। मैं तुम्हें तब तक वहीं लटकाए रखूंगा जब तक तुम समझदारी से काम करने में सक्षम नहीं हो जाते। और जहां तक तुम तीनों, सुमान, भूमरा और देवेश्वर का सवाल है, मैं चाहता हूं कि तुम शपथ लो कि तुम मेरे पिता के प्रति निष्ठा स्वीकार करोगे। अब से तुम्हें कबीले के प्रति पूरी तरह से वफादार होना होगा। ऐसा करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। विकल्प ये है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा कला को अपंग कर दूं, और अब तुम जानते हो कि अगर मुझे ऐसा करने का मन हुआ तो मैं उस धमकी को पूरा कर सकता हूँ। दरार। अचानक छोटू के पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई और एक कील उसके पैरों के बीच जमीन की सतह को तोड़ती हुई निकल गई।
यह पता लगाना असंभव था कि हमला किसने किया था, लेकिन यह अत्यंत क्रूर था। कितना निर्लज्ज! छोटू चिल्लाया। नीचे गिरते हुए उसने कील को नष्ट कर दिया और जमीन के माध्यम से उसके स्रोत की ओर ऊर्जा का एक विस्फोट भेजा। एक पल बाद बुढ़िया शब्दानी ने खून की खांसी की और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया, और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा, और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।